कर रहे हैं तंत्र शब्द का ही, अथवा तंत्रम सिद्धांतः, या फिर तंत्र शब्द का क्या अर्थ ले लो, जो पद्मंजरीकार ने भी लिया हुआ है सिद्धांत, वही ले लो। ठीक है, तंत्र शब्द का अर्थ सिद्धांत भी होता है। कैसे पता चला हमें तंत्र शब्द का अर्थ सिद्धांत भी होता है? तो उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं। उसके लिए उन्होंने शब्द की व्युत्पत्ति करके नहीं दिखाई कि तंत्र शब्द जिस धातु से बनता है, जो प्रत्यय होके बनता है, वो अर्थ जो है यहाँ घट जाएगा। पहले वैसे किया था। ठीक है, पहले जो दोनों व्याख्यान रहे हैं वो शब्द पे आधारित रहे हैं कि तंत्र शब्द बना ही तत्री कुटुंब धारणे धातु से है, तो वहाँ जो, या बना ही जो है वो तत्री व्युत्पादने धातु से है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तंत्र शब्द व्याकरण शास्त्र के लिए प्रयोग हो सकता है। अब क्या दिखा रहे हैं, अब ये जो है वो प्रमाण दे रहे हैं। अथवा तंत्रम सिद्धांतः, कैसे पता चला हमें, अमर कोश से पता चला। कोश में भी शब्दों का अर्थ बताया होता है ना, तो तंत्रम प्रधाने सिद्धांते, तंत्र शब्द जो है वो प्रधान अर्थ में भी होता है, कहीं कहीं प्रधान अर्थ के लिए व्याकरण में प्रयोग होगा तंत्र शब्द का, और सिद्धांत अर्थ में भी प्रयोग होता है। ठीक है, तंत्रम प्रधाने सिद्धांते, तंत्र शब्द स्वतंत्र रूप से किस अर्थ में प्रयोग होता है, प्रधान अर्थ में भी और सिद्धांत अर्थ में भी, तो इसलिए हम तंत्र का अर्थ यहाँ पे सिद्धांत भी ले सकते हैं। अब अगला शब्द है सार संग्रह। सार शब्दोयम नपुंसक लिंगो न्यायाद अनपेते वर्तते। न्यासकार कह रहे हैं कि ये सार शब्द कैसा है, जब तंत्र का अर्थ सिद्धांत करेंगे तब अर्थ क्या होगा, तंत्र का अर्थ सिद्धांत ही है। जिसे हम ये कह रहे थे ना कि व्याकरण दो पक्ष लिए जब तंत्र के, तब उस पक्ष में अलग अलग अर्थ हो रहा था, पहले अर्थ के हिसाब से अलग, दूसरे में अलग, तब तीसरे अर्थ के अनुसार जब हम तंत्र का अर्थ सिद्धांत करेंगे तब वो पंक्तिशः अर्थ क्या होगा, व्याकरण शास्त्र। शब्दशः अर्थ नहीं बताया, यही तो मैं बोल रही हूँ कि उन्होंने जो है वो मतलब इसी तरह से जैसे कुछ शब्दों के रूढ़ रूप में भी अर्थ होते हैं ना, कि तंत्र शब्द जो है वो सिद्धांत अर्थ के लिए भी प्रचलित है। निकालने को तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि कुछ वैयाकरण जो है वो सारे शब्दों को धातु जब भी मानते हैं, तो हम प्रयास करें तो इसका भी कुछ कर सकते हैं कि तत्री धातु को किसी विशेष अर्थ में मानेंगे, फिर ऐसा कर लेंगे। पर यहाँ वो प्रक्रिया दिखाई नहीं है। यहाँ पे एक तरह से अव्युत्पन्न शब्द पकड़ के वो किस अर्थ में प्रसिद्ध है उसको बता रहे हैं कि तंत्र शब्द जो है वो सिद्धांतार्थ में भी प्रसिद्ध है। ठीक है, पहली जो शैली थी वो व्युत्पन्न शब्दों की तरह थी, तंत्र शब्द को व्युत्पन्न करके दिखा रहे थे दो अर्थों में। ठीक है, और फिर उसको व्याकरण शास्त्र में घटा रहे थे। तंत्र शब्द का एक अर्थ कर दिया था कि समूह का अनुग्राहक, द्वितीय अर्थ कर दिया था व्युत्पन्न करने वाला। ठीक है, जिसके माध्यम से व्युत्पन्न किए जाएं उसको तंत्र कहा जाता है। तो पहले शब्दशः दिखा रहे थे, व्युत्पन्न वाली प्रक्रिया से चल रहे थे। अभी ये जो तीसरी प्रकार का अर्थ दिखाया है वो उन्होंने अव्युत्पन्न रूप से दिखाया है। वहाँ तत्र धातु का कोई अर्थ नहीं दिखाया, कुछ खोला नहीं, केवल कह रहे हैं कि तंत्र जो शब्द होता है वो किस अर्थ में होता है, सिद्धांत अर्थ में होता है। अब अगला शब्द देखते हैं, सार संग्रह। तो सार शब्द के लिए इन्होंने एक जानकारी दी पहले, सार शब्दोयम नपुंसक लिंगः, कि सार शब्द जो है वो कई लिंग वाला मिलता है। तो उसमें से सबसे पहले नपुंसक लिंग की चर्चा करते हैं कि सार शब्द जब नपुंसक लिंग होता है तो न्यायाद अनपेते वर्तते, किस अर्थ में वर्तमान होता है, फिर न्याय से, जो अनपेत, अनपेत माने युक्त, अपेत माने क्या होता है, अयुक्त, अपपूर्वक, अप उपसर्ग पूर्वक इण गतौ धातु से त प्रत्यय करके शब्द बनता है। इण गतौ धातु से त प्रत्यय करेंगे तो क्या शब्द बनता है, इत, इत। ठीक है, और फिर वहाँ पे आप अप उपसर्ग का प्रयोग कर दो, अप इत अपेत। ठीक है, माने दूर, अयुक्त, और फिर नए के साथ समास कर दो, न अपेतः अनपेतः, माने जो दूर नहीं है, दूर नहीं है तो पास है, माने समीप है, युक्त है। तो न्यायाद अनपेतः, न्याय युक्त। सार शब्द नपुंसक लिंग में भी मिलता है, और जब नपुंसक लिंग वाला सार शब्द होता है तो उसका अर्थ क्या होता है, न्याय युक्त। ठीक है, न्याय युक्त। एक बात हो गई, आगे देखिए, तथा च अर्धर्चादिषु वक्ष्यति सार शब्द उत्कर्षे पुल्लिंगो न्यायाद अनपेते
नपुंसके इति। अब ये जो न्यासकार ने पंक्ति लिखी है ना, सार शब्दोऽयं नपुंसक लिंगो न्यायाद अनपेते वर्तते, तो इसके लिए प्रमाण भी दे रहे हैं कि ये बात मैं कैसे कह पा रहा हूँ, मुझे कैसे पता चला। तो कहते हैं तथा च, जैसा कि अर्धर्चादिषु वक्ष्यति, अर्धर्चादि गण में आचार्य कहेंगे, क्या बात कहेंगे, सार शब्दः उत्कर्षे पुल्लिंगः। सार शब्द उत्कर्ष अर्थ में तो कैसा है, पुल्लिंग है। और न्यायाद अनपेते नपुंसके, नपुंसक लिंग में वो शब्द कैसा है, न्याय से अनपेत अर्थ में वर्तमान है। तो कितनी बात हो गई, सार शब्द जब पुल्लिंग रहेगा तो उसका क्या अर्थ होगा, उत्कर्ष, और सार शब्द जब नपुंसक लिंग रहेगा तो उसका अर्थ होगा न्याय युक्त। अब आगे कहते हैं सम्यक समन्ताद् वा गृह्यते लक्ष्यम लक्षणम चानेन इति संग्रह। सार शब्द को बता दिया काशिकाकार ने कि सार शब्द नपुंसक लिंग में है और जो है वो न्याय युक्त अर्थ में है। ठीक है, अब आगे कहते हैं अगला शब्द संग्रह है, तो संग्रह शब्द का व्याख्यान कर रहे हैं कि संग्रह शब्द का अर्थ क्या है। सम्यक समन्ताद् वा गृह्यते लक्ष्यम लक्षणम चानेन इति संग्रह। संग्रह में भी अब हमको दो भाग दिख रहे हैं, एक सम और एक ग्रह। तो सम का अर्थ पहले दो सम के अर्थ कर दिए, या तो सम्यक अर्थ ले लें हम या फिर समन्ताद। समन्ताद माने सब ओर से, सम्यक माने अच्छी प्रकार, समन्ताद माने सब ओर से। गृह्यते, अब ग्रह शब्द का व्याख्यान कर रहे हैं आगे। गृह्यते लक्ष्यम लक्षणम चानेन, ग्रहण किया जाता है लक्ष्य को और लक्षण को जिसके द्वारा। ठीक है, लक्ष्य और लक्षण को जिसके द्वारा। लक्ष्य माने उदाहरण और लक्षण माने सूत्र। तो सम्यक रूप से, अच्छी प्रकार से, सब ओर से, जिसके द्वारा लक्ष्य और लक्षण को गृहीत किया जा रहा है, अपने अंदर धारण किया जा रहा है, वो क्या हो गया, संग्रह। अब ये संग्रह शब्द में क्या प्रत्यय है उसको भी दिखा रहे हैं। तो समपूर्वक ग्रह धातु से यहाँ पे अप प्रत्यय किया, करण अर्थ में किया, उसी को दिखा रहे हैं। ग्रह व्री द्री निश्चि गमश्च इति करणे अप। कहाँ है सूत्र, 3-3 में है ना, तो वहाँ सूत्र का अर्थ यही है। ग्रह व्री द्री और नी पूर्वक ची धातु और गम धातु, इनसे जो है वो कर्तृभिन्न अर्थ में, संज्ञा अर्थ में, कर्तृभिन्न अर्थ में क्या हो जाता है, इनसे अप प्रत्यय हो जाता है। तो करण अर्थ में भी ग्रह धातु से अप प्रत्यय हो सकता है। तो समपूर्वक ग्रह धातु से करण अर्थ में हमने क्या कर लिया, अप प्रत्यय कर लिया, तो संग्रह शब्द बन गया। अब आगे कहते हैं सारश्चासौ संग्रहश्च इति सार संग्रह। अब दोनों शब्दों को समस्त शब्द बनाना है ना, तो समास क्या करके दिखा रहे हैं, कर्मधारय समास करके दिखा रहे हैं। सार का अर्थ क्या लिया था हमने, न्याय युक्त। नपुंसक लिंग में लिया था तो कह रहे थे कि न्याय युक्त होगा, और पुल्लिंग में लेंगे तो उत्कर्ष होगा। ठीक है, सारश्चासौ संग्रहश्च, तो न्याय युक्त संग्रह ऐसा कह लें हम, या फिर जो उत्कृष्ट संग्रह है ऐसा भी अर्थ हो सकता है। तो सारश्चासौ संग्रहश्च इति सार संग्रह। तो मैंने नपुंसक लिंग ही लिया है। ठीक है, केवल नपुंसक लिंग ले रहे हैं। सारम चासौ संग्रह, नपुंसक लिंग इन्होंने क्यों लिया, क्योंकि जो है वो सारम चासौ संग्रहश्च, सार का अर्थ क्या था, न्याय युक्त। न्याय युक्त जो संग्रह, जो न्याय युक्त है वही संग्रह भी है। ठीक है, तो ये कर्मधारय हो सकता है। फिर अगर पुल्लिंग ले लेंगे ना तो कर्मधारय नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उत्कर्ष एक भाव रूप है, हम उत्कृष्ट अर्थ नहीं ले सकते उसका। उसका अर्थ क्या है, उत्कर्ष, भाव रूप है वो। और संग्रह जो है वो एक भाव रूप नहीं है, वो एक पदार्थ रूप है। उत्कर्ष संग्रह ये नहीं बनेगा ना। उत्कृष्ट संग्रह तो बन सकता था, लेकिन उत्कृष्ट अर्थ तो बताया नहीं। किस अर्थ में बताया, सार शब्द को उत्कर्ष अर्थ में बताया है, इसलिए वो पुल्लिंग वाला शब्द यहाँ पे नहीं ले रहे। सार शब्द दोनों प्रकार का बताया है, पुल्लिंग भी और नपुंसक लिंग भी, लेकिन ले कौन सा रहे हैं, ये केवल नपुंसक लिंग ले रहे हैं। ठीक है, नपुंसक लिंग सार शब्द को लेकर के उसका संग्रह के साथ समानाधिकरण कर दिया, सारम चासौ संग्रहश्च। ठीक है, जो न्याय युक्त है संग्रह वो सार संग्रह हो गया।
और वो क्या है सार संग्रह? स पुनरअयमेव काशिकाख्यो वृत्ति विशेष। वह सार संग्रह ये काशिका नाम की वृत्ति विशेष ही है। ठीक है, इस काशिका वृत्ति को ही हम क्या कह रहे हैं? सार संग्रह कह रहे हैं। अत्र सार शब्देन निर्दोषिता उद्भाविता। अब कह रहे हैं कि ये सार शब्द डाला क्यों यहाँ पे? काशिका वृत्ति की विशेषता बताने के लिए सार शब्द डाला आपने, तो काशिका वृत्ति के बारे में क्या विशेष बताना चाह रहे हैं सार शब्द को बोल के? तो कहा अत्र सार शब्देन निर्दोषिता उद्भाविता, माने काशिका की निर्दोषिता यहाँ पे उद्भावित की जा रही है, अभिव्यक्त की जा रही है। किस शब्द के द्वारा? सार शब्द के द्वारा। क्योंकि सार शब्द का अर्थ क्या किया है आपने? न्याय युक्त, माने जो है, जो यहाँ ग्रहण करना उचित था, काशिका में जिन जिन विषयों को रखना उचित था, केवल उन्हीं का ये संग्रह है, अन्य विषयों का ये संग्रह नहीं है। ठीक है, फालतू जो अपार्थक विषय हैं, फल्गु विषय हैं, उनको यहाँ संग्रहित नहीं किया गया है। तो इस तरह से सार शब्द के द्वारा काशिका की निर्दोषता को बताया। नहीं सदोषस्य शास्त्रस्य न्यायाद अनपेतत्वम उपपद्यते, क्योंकि जो कोई भी सदोष शास्त्र होगा उसको हम कैसा नहीं कह सकते? उसको हम न्याय से युक्त नहीं कह सकते। ठीक है, नहीं सदोषस्य शास्त्रस्य न्यायाद अनपेतत्वम उपपद्यते, जो सदोष शास्त्र है उसका न्याय से युक्त होना उपपन्न नहीं होता, सिद्ध नहीं होता। न्यायेन तस्य बोध्यमानत्वात्, क्यों? न्याय के द्वारा ही जो है उसके बोध्यमान होने से, किसके बोध्यमान होने से? उसके निर्दोषत्व के बोध्यमान होने से। ठीक है, न्याय के द्वारा ही उस शास्त्र की जो है वो क्या पता चलती है? हमें निर्दोषता पता चलती है। तो निर्दोषत्व किसके द्वारा पता चलता है, किसके द्वारा बोध्यमान होता है? न्याय के द्वारा। ठीक है, अगर न्याय से अनपेतत्व नहीं है तो फिर कैसा नहीं हो सकता शास्त्र? निर्दोष भी नहीं हो सकता। संग्रह शब्देनापि गुणवत्ता ख्याप्यते, और संग्रह शब्द से भी क्या बताई जा रही है? काशिका की गुणवत्ता ही बताई जा रही है। संग्रह का अर्थ हमने क्या किया था? सम्यक प्रकार से समन्ताद गृह्यते लक्ष्यम लक्षणम च अनेन, तो उसके द्वारा भी गुणवत्ता ही बताई जा रही है कि ये शास्त्र जो है वो सम्यक रूप से सारे लक्षणों का, सारे लक्ष्यों का ग्रहण कर रहा है। न ही अन्यथा सम्यक सर्वं लक्षणं लक्ष्यं च अनेन शक्यते संगृहीतुम, अन्यथा अन्य रूप से, अन्य प्रकार से इस शास्त्र के द्वारा सर्वं लक्षणं लक्ष्यं च शक्यते संगृहीतुम, सारा जो लक्ष्य है और सारा जो लक्षण है उसका संग्रह करना शक्य नहीं है। माने क्या कहा जा रहा है कि ये शास्त्र सार रूप है और संग्रह रूप है। ये दोनों ही शब्द सार और संग्रह किसके लिए डाले? सार जो है वो काशिका की निर्दोषता को बताने के लिए डाला, और संग्रह जो है वो उसकी गुणवत्ता को बताने के लिए डाला। ठीक है, वो गुण युक्त है। वो कैसे गुण युक्त है? वो तभी गुण युक्त हो सकती है ना जब वो सारे लक्ष्यों का और सारे लक्षणों का जो है वो संग्रह करे। अगर ऐसा उसमें ना हो तो फिर जो है उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। तो ये दोनों शब्द इसलिए रखे गए हैं। तो अब कहते हैं, आपने एक शब्द प्रयोग कर दिया काशिकाकार ने, संग्रह शब्देनापि गुणवत्ता ख्याप्यते, कि संग्रह शब्द के द्वारा भी क्या बताई जा रही है? काशिका की गुणवत्ता बताई जा रही है। तो कहते के पुनरत्र गुणाः, कि यहाँ काशिका में गुण क्या क्या हैं? तो कहते हैं इष्ट्युपसंख्यानवत्वम, शुद्ध गणत्वम, विवृत गूढ़ सूत्रार्थत्वम, व्युत्पन्न रूप सिद्धित्वम च। गुण क्या क्या है इसमें? कि यहाँ ये इष्टि और ये शास्त्र जो काशिका शास्त्र है वो इष्ट्युपसंख्यान वाला है। ठीक है, काशिका जो वृत्ति है उसमें इष्टियाँ आएंगी, बीच बीच में इष्टि वाक्य आएंगे। इष्टि वाक्य किनको कहते हैं? जिन वाक्यों में कोई बात विशेष कह करके, जो सीधे सूत्र से हमें पता नहीं चल रही है, उसको कह करके उसके अंत में इष्यते। जैसे आप थोड़ा थोड़ा तो सभी पढ़ ही चुके होंगे,
तो एको गुण वृद्धि में एक वाक्य आता है, मृजे रजादौ संक्रमे विभाषा वृद्धिरिष्यते आता है। तो इस तरह के वाक्यों को हम क्या बोलते हैं, इष्टि वाक्य बोलते हैं। और उपसंख्यान वाक्य भी होते हैं जिनमें अंत में जो है वो उपसंख्यानम कर्तव्यम ऐसा सुनाई पड़ता है। तो ऐसे वाक्यों से युक्त है, माने व्याकरण के बारे में जो भी विशेष निर्देश करने हैं इष्टि वाक्यों के माध्यम से, उपसंख्यान वाक्यों के माध्यम से, उससे ये काशिका युक्त है, ये इसका गुण है। ठीक है, अन्य वृत्तियों में ऐसा नहीं था। तो इसका गुण क्या है, इष्टि उपसंख्यानवत्तम एक। फिर दूसरा कहा कि शुद्ध गणत्वम, काशिका में जो है वो गणों की शुद्धि भी की गई है। काशिकाकार स्वयं ही कहेंगे कि गण पाठ जो है वो थोड़ा थोड़ा अव्यवस्थित जहाँ हो गया था, काशिकाकार ने प्रयास किया है उसको पुनः व्यवस्थित करने का, तो इसलिए शुद्ध गणत्वम ये भी काशिका की विशेषता है। और विवृत गूढ़ सूत्रार्थत्वम, अब इस विवृत गूढ़ सूत्रार्थ का पद्मंजरीकार जो है वो दो तरह से व्याख्यान करेंगे। तो सामान्य रूप से हम समझ लेते हैं इस शब्द का अर्थ अभी, विवृत गूढ़ सूत्रार्थम, सूत्रार्थत्वम की जो है वो गूढ़ सूत्रार्थ जिन सूत्रों का है उसको भी काशिकाकार ने विवृत किया है। ठीक है, गूढ़ सूत्रार्थ जिन सूत्रों का है, बहुत गंभीर गहन जो है वो सूत्रार्थ जहाँ पे है, उसकी भी व्याख्या किसने की है, काशिकाकार ने की है। तो काशिका की एक विशेषता क्या है, विवृत गूढ़ सूत्रार्थत्वम, व्युत्पन्न रूप सिद्धित्वम च, और इसमें जो है वो शब्दों की प्रक्रिया को व्युत्पन्न करके भी दिखाया है कि क्या शब्द कैसे कैसे बन रहा है, तो ये भी काशिका की विशेषता है। तथा च वक्ष्यति शास्त्रांते, तो जैसा कि शास्त्र के अंत में आचार्य कहेंगे। अब देखिए यहाँ शास्त्रांते डाल करके आगे श्लोक कौन सा दिया हुआ है, इष्टि उपसंख्यानवती, और वो श्लोक कहाँ मिल रहा है आजकल, काशिका के शुरू में ही मिल रहा है। प्रथम आपका जो है वो ये वृत्तौभाष्य श्लोक हो गया, द्वितीय यही है इष्टि उपसंख्यानवती। ठीक है, तो शुरू में ही मिल रहा है, इसलिए जो है वो ये जो संपादक हैं उन्होंने लिख दिया है कि सर्वत्र काशिका पुस्तकेषु आदौ अपि इदं पद्यम उपलभ्यत एव पद्मंजरी सम्मतम च, कि सारी जो काशिका पुस्तकें आजकल हमें उपलब्ध हो रही हैं उन सब पुस्तकों में ये आदि में भी मिल ही रहा है। हो सकता है न्यासकार के पास जो हस्तलिपि रही होगी, उस समय तो हस्तलिपियाँ चलती थी, तो जो हस्तलिपि रही होगी उसमें यह श्लोक अंत में होगा, लेकिन आजकल जो हमारे पास काशिका वृत्तियाँ उपलब्ध हो रही हैं उन सब काशिकाओं में ये शब्द कहाँ मिल रहा है, प्रारंभ में ही मिल रहा है। और उसका प्रारंभ में होना पद्मंजरी द्वारा सम्मत भी है, क्योंकि पद्मंजरीकार इसकी व्याख्या यहीं प्रारंभ में ही कर देंगे, द्वितीय श्लोक की व्याख्या अभी कर देंगे प्रारंभ में ही, अंत में नहीं कर रहे। तो उससे भी क्या पता चलता है कि पद्मंजरीकार भी जो है वो इस श्लोक को ग्रंथ के आदि में ही मान रहे हैं, प्रारंभ में ही मान रहे हैं। तो देखिए, तथा च वक्ष्यति शास्त्रांते, जैसा कि आचार्य शास्त्र के अंत में कहेंगे, क्या कहेंगे, इष्ट्युपसंख्यानवती शुद्ध गणा विवृत गूढ़ सूत्रार्था व्युत्पन्न रूप सिद्धिर वृत्तिर इयम काशिका नाम। ये काशिका जो है वो किन विशेषताओं वाली है, जो अभी अभी न्यासकार ने अपनी पंक्ति में बताया, उसके लिए प्रमाण कह दिया कि काशिकाकार स्वयं ही कह रहे हैं कि काशिका किस वाली है, इष्टि उपसंख्यान वाली है और शुद्ध गण वाली है, और विवृत किए गए हैं, खोले गए हैं गूढ़ सूत्रार्थ भी, जिसमें ऐसी ये काशिका वृत्ति है, और शब्दों की रूप सिद्धि जहाँ पे की गई है। ठीक है, व्युत्पन्न शब्द जो हैं उनकी रूप सिद्धि जहाँ पे बताई गई है, वो किस तरह से सिद्ध होते हैं, प्रक्रिया जहाँ पे बताई गई है, ऐसी ये काशिका वृत्ति है। तो ये सारे के सारे इसके विशेष हैं। ठीक है, काशिका के विशेष हैं, काशिका की विशेषताएं हैं। अथवा, अब सार संग्रह का एक और व्याख्यान करते हैं। अथवा संग्रह शब्दोयम भाव साधन, संग्रह शब्द को हम किस अर्थ में लें, भाव अर्थ में लें। पहले किस अर्थ में लिया था, करण अर्थ में लिया था कि सम अर्थात सम्यक समन्ताद्वा गृह्यते लक्ष्यम लक्षणम चानेन इति संग्रहः ग्रह व्री निश्चिगमश्च इत्यनेन सूत्रेण करणे अर्थे अप प्रत्ययः कृतः आसीत् तत्र। सम्यक्। इदानीं तु किं बोधयति, संग्रह शब्दः भाव साधनः। संग्रह शब्द किस अर्थ में है, भावार्थ में है। तो संग्रहणम संग्रहः,
संग्रह का अर्थ क्या हो जाएगा जब भावार्थ में करेंगे तो संग्रहणम संग्रह। जैसे गति शब्द जब भावार्थ में होता है तो उसका अर्थ क्या होता है? गमनम गति ही। पक्ति ही शब्द भावार्थ में है तो उसका अर्थ क्या होता है? पचनम पक्ति ही, या पचनम पाकः भी बोल सकते हो आप। पाकः शब्द जब भावार्थ में होगा तो उसका अर्थ क्या होगा? पचनम पाकः। जब कर्म अर्थ में होगा तो पच्यते इति पाकः। इस तरह से अलग अलग होता है। तो यहाँ पे अब कह रहे हैं, पहले देखिए करण अर्थ में था तो इसलिए हमने बोला था ना गृह्यते अनेन, सम्यक गृह्यते अनेन। करण अर्थ में है, सम्यक रूप से ग्रहण किया जाता है जिसके द्वारा। उस करण अर्थ को संग्रह शब्द से कह रहे थे। अभी जब भावार्थ में संग्रह शब्द को बोलना है तो हम क्या कह रहे हैं? संग्रहणम संग्रह। तो संग्रह शब्द का अर्थ क्या है? एकत्रीकरण मात्र। ठीक है, अच्छी प्रकार से एकत्रीकरण मात्र हो जाएगा। उसी को इन्होंने कहा, जब एकत्री कर देते हैं किसी चीज़ को तो फिर वो संक्षिप्त भी हो जाती है। ठीक है, जब किसी चीज़ को बिखरी हुई हो और उसको हम एकत्रीकरण कर दें तो संक्षिप्त भी हो जाती है। तो संग्रहणम संग्रहः संक्षेपः। तो शास्त्र भेदेन विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य पिंडीकृत्य एकत्र अवस्थापनम इति यावत्। शास्त्र भेदेन माने शास्त्र भेद से, शास्त्र भेद से माने अलग अलग शास्त्रों की विविधता से, माने अलग अलग शास्त्रों में विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य फैला हुआ जो सिद्धांत है कह लीजिए, या फैला हुआ जो व्याकरण शास्त्र है कह लीजिए, दोनों अर्थ किए इन्होंने। उसका पिंडीकृत्य, जैसे रेत फैला हुआ होता है ना, उसका एक पिंड बना देते हैं जल मिला करके। ठीक है, मिट्टी, ठीक है, मिट्टी फैली हुई होती है तो उसका पिंड बना सकते हैं। रेत से अगर बालू रेत ही लें तो फिर गड़बड़ होती है ना। रेत से मिट्टी ले लीजिए आप, मिट्टी जो है वो फैली हुई होती है, मिट्टी के कण, और उसको हम उसका पिंड बना सकते हैं जल आदि से। इसी तरह से ये कह रहे हैं शास्त्र भेद से माने विविध शास्त्रों में जो फैला हुआ सिद्धांत था उसको काशिकाकार ने क्या किया है? उसको पिंडीकृत्य इकट्ठा करके एकत्र अवस्थापनम, उसको एक ही जगह पर रख दिया है। ये किसका अर्थ हो जाएगा? संग्रह शब्द का। सार शब्दस्तु प्रधान वचनः। फिर इस व्याख्यान में हम सार शब्द का अर्थ क्या लेंगे? प्रधान। सार शब्द प्रधान अर्थ को कहने वाला है, प्रधान वचन है। तो यावता ग्रंथ संदर्भेण परिपूर्णता शब्द व्युत्पत्तिर्भवति स सारः। तो सार कितने को कहते हैं? हम कहते हैं कि यावता ग्रंथ संदर्भेण, जितना ग्रंथ संदर्भ देने से परिपूर्णता शब्द व्युत्पत्ते है भवती, शब्द व्युत्पत्ति प्रक्रिया की क्या हो जाए? परिपूर्णता हो जाए। ठीक है, जितनी बात कहने से शब्द व्युत्पन्नता की क्या हो जाए? परिपूर्णता हो जाए, शब्द व्युत्पत्ति अधूरी ना रहे जितनी बात कहने से, उसको क्या कहते हैं? हम सार कहते हैं। ठीक है, सार शब्द का अर्थ प्रधान लिया है ना, तो प्रधान से हम कितना अर्थ लेंगे? तो कह रहे हैं उतना अर्थ लेंगे जितना कि शब्द व्युत्पत्ति के लिए आवश्यक है। शब्द व्युत्पत्ति की परिपूर्णता जिसके द्वारा हो जाए वो सारा क्या है? वो सारा सार शब्द से संग्रहित किया जाएगा, वो सारा प्रधान ही है। तो समास क्या कर देंगे अब? सारस्य संग्रहः सार संग्रहः। पहले क्या किया था? सारम चासौ संग्रहश्चेति सार संग्रहः, कर्मधारय किया था। अब षष्ठी कर रहे हैं, सारस्य संग्रहः सार संग्रह। सार का अर्थ क्या लिया? प्रधान। प्रधान का संग्रह, प्रधान का एकत्रीकरण। ठीक है, प्रधान का एकत्रीकरण, ये अर्थ हो जाएगा। तस्य करणम सुखोदग्रहणार्थः। अब कह रहे हैं कि उस सार का संग्रह किया क्यों आचार्य ने? तो तस्य करणम, उस सार संग्रह को किस लिए किया गया है? सुखोदग्रहणार्थम, सुखपूर्वक ग्रहण के लिए। कोई चीज़ इधर उधर फैली हुई हो, बिखरी हुई हो, तो आपको इकट्ठा करने में, उसको प्राप्त करने में समस्या होती है कि नहीं? ऐसे ही व्याकरण शास्त्र जो है वो इधर उधर फैला हुआ रहेगा, व्याकरण सिद्धांत इधर उधर फैला हुआ रहेगा तो उसको जानने में हमें समस्या होगी। तो उसको इकट्ठा कर दिया काशिका में, किस प्रयोजन के लिए? सुखोद ग्रहणार्थम, जिससे कि सुखपूर्वक क्या हो सके? उसका हमें ग्रहण हो सके, प्राप्ति हो सके, ज्ञान हो सके। एकत्र ही व्यवस्थितस्य सुकरम उद्ग्रहणम भवति। वही बता रहे हैं ना,
कि एक जगह जो व्यवस्थित है, एक जगह जिसको इकट्ठा किया हुआ है, ऐसी वस्तु को उठाना, ठीक है, ऐसी वस्तु को ग्रहण कर लेना वो सरल होता है, सुकर होता है। दुष्करम तु विप्रकीर्णस्य, लेकिन जो फैली हुई वस्तु हो अगर तो उसका ग्रहण जो है वो कठिन हो जाता है, दुष्कर हो जाता है। सार ग्रहणम परिकर बंध निरासार्थम, कह रहे हैं सार ग्रहण क्यों किया, तो सार ग्रहण इसलिए किया है हमने, सार शब्द का ग्रहण क्यों किया। अभी सार शब्द का अर्थ क्या ले रहे हैं, प्रधान, माने जो प्रधान वस्तुएं थी उसी का हमने ग्रहण किया है। जो उसकी रक्षा करने के लिए और परिकर बंध है उसका ग्रहण यहाँ काशिका वृत्ति में नहीं है, ठीक है। ये काम कौन करेंगे, परिकर बंध वाला भाष्यकार करेंगे। और जो अतिरिक्त शंका समाधान है जिससे कि जो है वो व्याकरण शास्त्र और दृढ़ हो जाए, इधर उधर कहीं भी जो है ये भाषा ना जाए, वो परिकर बंध का काम माने बाड़ बांधने का काम। जैसे कोई छोटा कोई जो वृक्ष होता है, पौधा होता है, उसकी बाड़ बांध देते हैं चारों तरफ से, या खेत आदि होता है तो उसकी जो है वो चारों तरफ से बाड़ लगा देते हैं जिससे कि उसको कोई नष्ट नहीं करे, वो सुरक्षित रहे। तो वो जो अंदर अंदर वाला सार भाग है ना, वो तो काशिकाकार कह रहे हैं कि इन्होंने संग्रह किया, लेकिन किसको छोड़ दिया है, वो जो बाढ़ वाला भाग है उसको नहीं बताया इन्होंने। उसको कौन बताएंगे, उसको भाष्यकार बताएंगे। तो सार ग्रहणम परिकर बंध निरासार्थम, सार शब्द का ग्रहण यहाँ किसके लिए है, ये बताने के लिए कि जो परिकर बंध है उसका वर्णन, उसके बारे में चर्चा कहाँ नहीं है, काशिका में नहीं है। परिकर बंध निरासार्थम। स ही तस्य उपकारकत्वाद अंगम अप्रधानम, सह कह स परिकर बंध, वो जो परिकर बंध है वो क्या है, तस्य उपकारकत्वाद अंगम, उस सार का उपकारक होने से अंगभूत है। अंग का अर्थ क्या होता है, अप्रधान, ठीक है। जैसे हम अंगी हैं और ये हाथ आदि हमारे अंग हैं। धनी शब्द जानते हैं ना आप लोग, धनी किसको कहते हैं, धन है जिसका वो धनी, ऐसे ही अंग हैं जिसके वो अंगी, ठीक है। जैसे हमारे हाथ पैर आदि अंग हैं तो हम कौन हो गए, अंगी हो गए, ठीक है। तो कौन प्रधान है, अंग प्रधान है कि अंगी प्रधान है, अंगी प्रधान होता है और अंग उसके गौण होते हैं, उसके उपकारक होते हैं। मुख्य जो है वो कौन होता है, अंगी। ये सारे अंग किसके लिए होते हैं, अंगी के लिए ही होते हैं। तो उसी बात को ये कह रहे हैं, देखिए फिर से देख लीजिए पंक्ति को, सार ग्रहणम परिकर बंध निरासार्थम। सार ग्रहण किसके लिए है, ये बताने के लिए है कि काशिका वृत्ति में परिकर बंध का ग्रहण नहीं किया गया है, परिकर बंध को छोड़ दिया गया है। उसको हटाने के लिए, परिकर बंध को हटाने के लिए सार शब्द को यहाँ पे लिखा है। अब कहते हैं सही तस्य उपकारकत्वाद, कि कैसे हट गया सार शब्द से परिकर बंध, क्योंकि सार शब्द का अर्थ तो आपने प्रधान लिया था, तो प्रधान अर्थ में लेने से सार शब्द को उससे परिकर बंध का निराश कैसे कर सकते हो आप। तो कहा सही तस्य उपकारकत्वाद, सह कह स परिकर बंध, तस्य उपकारकत्वाद, तस्य कस्य, सारस्य प्रधानस्य, ठीक है। वह परिकर बंध उस प्रधान का ही उपकारक होने से क्या है, अंग है। अंग है मैंने गौण है, ठीक है। अंग का अर्थ कैसे गौण होता है वो मैंने बताया ना अभी आपको, अंग है माने गौण है, अप्रधान है, अंग को ही खोल दिया, अप्रधानम। इतरस्तु तेनैव उपकार्यत्वाद अंगी प्रधानम, कह रहे हैं इतर, उससे जो भिन्न है, किससे भिन्न, परिकर बंध से भिन्न, ठीक है। परिकर बंध से भिन्न जो शास्त्र का विषय है वो तेनैव उपकार्यत्वाद, तेनैव माने परिकर बंधेनैव उपकार्यत्वाद, उपकार्य होने से। परिकर बंध उपकारक है और जो अन्य शास्त्र विषय है सारा वो क्या है, उसके द्वारा उपकार्य है। तो परिकर बंध के द्वारा उस प्रधान अर्थ के, शास्त्र का जो प्रधान विषय है उसके उपकार्य होने से अंगी प्रधानम, वो अंगी रहेगा। कौन अंगी रहेगा, शास्त्र का जो प्रधान विषय है, किसको छोड़ के, परिकर बंध को छोड़ के, वो अंगी होगा, वो प्रधान होगा। तो ये न्यासकार के अनुसार जो है वो व्याख्या हो गई। अब आज यहीं पे विराम करते हैं, कल हम पद्मंजरी कार के अनुसार इसकी व्याख्या को देखेंगे। ओम।
ओम। काशिका वृत्ति के जो न्यास व्याख्यान है उसको हमने कल थोड़ा सा प्रारंभ किया था। तो न्यासकार ने वृत्तौ भाष्ये तथा धातु नाम पारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य क्रियते सार संग्रह इस श्लोक का व्याख्यान कर दिया। क्या व्याख्यान किया उन्होंने? वृत्तौ माने वृत्तियों में, काशिका से पूर्ववर्ती जो वृत्तियाँ उपलब्ध हैं उनमें, ठीक है। उसके आचार्य रहे हैं चुल्ले आदि आचार्य, और भाष्य में पतंजलि कृत भाष्य में, तथा माने और, ठीक है। तथा के दो अर्थ कर दिए थे, और या तो फिर सादृश्य। और धातु नाम पारायणादिषु का क्या अर्थ कर दिया था? धातु पारायण ग्रंथों में, नाम पारायण ग्रंथों में, और आदि शब्द से शिक्षा आदि जो अन्य ग्रंथ बच गए हैं उनमें। विप्रकीर्णस्य तंत्रस्य, जो विप्रकीर्ण तंत्र है, इधर उधर फैला हुआ जो तंत्र है, सिद्धांत है या व्याकरण शास्त्र है, उसका यहाँ क्या किया जा रहा है? उसका यहाँ न्याय युक्त जो संग्रह है वो किया जा रहा है, ठीक है। सार संग्रह के भी उन्होंने कुछ अर्थ जो है वो दो प्रकार से विशेषतः दिखा दिए थे। कर्मधारय समास भी करके दिखाया था, सारम च संग्रहश्चेति सार संग्रह। और वहाँ संग्रह शब्द जो है उन्होंने करण साधन में बना के दिखाया था। जब हम कर्मधारय समास कर रहे हैं तो सार शब्द का अर्थ क्या लिया था? न्यायाद अनपेतः, ये लिया था ना। जब सारम च असौ संग्रहश्च ये समास किया था हमने कर्मधारय, तो सार शब्द का अर्थ क्या ले लिया था? न्यायाद अनपेतः, नपुंसकलिंग में लिया था ये शब्द। और संग्रह शब्द को जो है उन्होंने करण साधन में बनाया था, सम्यक समन्ताद्वा गृह्यन्ते सर्वाणि लक्षणानि च अनेन इति संग्रहः। ग्रह व्रीद्रि निश्चि गमश्चैत्यनेन अप्रत्ययः एवं कृत्वा कृतः आसीत्। सारसंग्रहः। द्वितीयः एकः षष्ठीसमासः अपि कृतः, सारस्य संग्रहः, सारसंग्रहः। तत्र तु संग्रह शब्दः भावसाधनः आसीत्। सारसंग्रहः इत्यत्र संग्रह शब्दः कस्मिन् अर्थे? पुनः भावार्थे। संग्रहणं संग्रहः। अस्तु, पुनः तस्मिन् षष्ठी समासे सार शब्दः कस्मिन् अर्थे वर्तते स्म? प्रधानार्थे। प्रधानस्य संग्रहः। स्मर्यते तत् सर्वं? सारस्य संग्रहः। सार शब्दः अत्र प्रधानवचनः, संग्रह शब्दस्तु भावसाधनः, संग्रहणं संग्रहः। प्रधानस्य संग्रहः, प्रधानस्य एकत्रीकरणम् इति सारसंग्रहः। एवं रूपेण न्यासकारेण प्रथमः श्लोकः व्याख्यातः। तंत्रशब्दस्य अपि तथैव व्याख्यानं कृतमासीत्। पूर्वं व्युत्पत्तिप्रक्रियया तया तेन तंत्रशब्दस्य अर्थः दर्शितः। तंत्रशब्दस्य अर्थः व्याकरणशास्त्रं। कथं? तंत्रम् इव तंत्रं, यथा लौकिकं तंत्रं भवति, स कुटुंबं धारयति, कुटुंबस्य अनुग्राहको भवति। कस्य कुटुंबस्य? तंतूनां कुटुंबस्य। तंतूनां समूहरूपः यः कुटुंबः, तस्य अनुग्राहको भवति तंत्रं, लौकिकं तंत्रं। तथैव व्याकरणशास्त्रमपि बहूनां लक्ष्याणाम् उपकारकं भवति इति कृत्वा व्याकरणशास्त्रं तंत्रमिति उच्यते। अथवा धातवः हि अनेकार्था भवन्ति इति कृत्वा तत्री धातु कस्मिन् अर्थे भवितुम् अर्हति? व्युत्पादने अर्थे भवितुम् अर्हति। पुनः तन्त्र्यन्ते, व्युत्पाद्यन्ते
शब्दाः अनेन इति कृत्वा तंत्रं व्याकरणशास्त्रम्। एतद् दर्शितमासीत् व्युत्पत्तिप्रक्रियया। पुनः अव्युत्पन्नप्रक्रियया अपि दर्शितं। तन्त्रशब्दः कस्मिन् अर्थे? तन्त्रः प्रधाने सिद्धान्ते। अमरकोशस्य प्रमाणम् उद्धृतवान्। तन्त्रः सिद्धान्ते, तन्त्रः प्रधाने सिद्धान्ते। तन्त्रशब्दः प्रधानार्थे अपि वर्तते तथैव सिद्धान्तार्थे अपि वर्तते। एवं च कृत्वा तन्त्रशब्दस्य प्रधानार्थो भवितुम् अर्हति। अस्तु, तन्त्रशब्दस्य सिद्धान्तार्थोऽपि वर्तते। एवं रूपेण न्यासकारस्य व्याख्या अस्माभिः ह्यः दृष्टा आसीत्। अद्य पद्मञ्जरीम् अस्मिन् विषये प्रारम्भयामः। पश्यन्तु, युष्माभिः किञ्चित् प्रष्टव्यमस्ति चेत् पृच्छन्तु। गतपाठतः किञ्चित् प्रष्टव्यमस्ति चेत् प्रष्टुं शक्यम्। अस्ति किञ्चित् प्रष्टव्यं? न्यासे अस्ति यत् सारग्रहणं परिकरबन्धन निरासार्थं। कथम अभूत् एतत् परिकरबन्धन निरासः? ये जो सार संग्रह शब्द का न्यासकार ने दूसरा व्याख्यान किया है ना, सारस्य संग्रह, सार संग्रह, षष्ठी समास वाला। तो यहाँ पे उन्होंने सार शब्द का क्या अर्थ लिया? प्रधानार्थ लिया। ठीक है, प्रधानार्थ लिया। तो और संग्रह शब्द का क्या अर्थ लिया? संग्रह शब्द भाव साधन में लिया। तो संग्रह शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? संग्रहणम, संक्षिप्तीकरणम, एकत्रीकरणम। तो सार का संग्रह, सार का संग्रह माने जो प्रधान अर्थ था उसको लेकर के इकट्ठा कर दिया, एक स्थान पे इकट्ठा कर दिया। अब जब हमने बोला प्रधान का एकत्रीकरण किया है, तो इसका मतलब गौण का एकत्रीकरण नहीं किया है ना। जैसे हम केला खाते हैं, है ना, तो केला बाजार से तो जो है वो छिलके सहित ही आता है, लेकिन हमारे लिए कौन ग्राह्य होता है? उसका जो अंतर्वर्ती भाग है, प्रधान भाग है, वही हमारे लिए ग्राह्य होता है। तो हम उसको ले लेते हैं, छिलके को छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन वो छिलका अनावश्यक है ऐसा तो नहीं है ना। अगर छिलका नहीं होगा तो जैसा केला हमें चाहिए वैसा मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो ऐसे ही व्याकरण शास्त्र का भी एक प्रधान भूत अंश है। व्याकरण शास्त्र का मुख्य विषय जो है वो काशिका आदि वृत्ति ग्रंथों में ही आ जाता है। ठीक है, सामान्य रूप से जो व्याकरण शास्त्र को जानना चाहते हैं वो उसी में आ जाता है। लेकिन जो व्याकरण शास्त्र को विशेषज्ञता पूर्वक जानना चाहते हैं तो उसके लिए उस व्याकरण शास्त्र का जो बाहर का छिलका है ना, व्याकरण शास्त्र की रक्षा करने वाला, संस्कृत भाषा के सिद्धांतों की रक्षा करने वाला जो छिलका है, उसको भी जानना जरूरी है। उस छिलके को ही एक तरह से परिकर बंध कहते हैं। या कल जैसे हमने उदाहरण से समझा था कि एक खेत होता है, तो किसान का जो मुख्य कार्य है वो तो उस खेत में है ना। उस बाढ़ से किसान को क्या लाभ होता है? कोई सीधा लाभ तो नहीं होता। वो बाढ़ जो है वो किसान को अन्न प्रदान तो नहीं कर रही, लेकिन फिर भी वो बाढ़ आवश्यक है कि नहीं? खेत की रक्षा के लिए तो आवश्यक है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है वो सूत्रों का सूत्रार्थ, उन सूत्रों से क्या लक्ष्य सिद्ध हो रहे हैं, वो पद जो है सूत्रों में नहीं होते तो क्या हानि होने लगती, कहाँ अतिव्याप्ति होने लगती, कहाँ अव्याप्ति होने लगती, ये सारा जो मुख्य विषय है व्याकरण का वो तो कहाँ तक ही आ जाता है? काशिका आदि वृत्ति ग्रंथों तक ही आ जाता है। लेकिन जो इस भाषा को पूरी गूढ़ता के साथ जानना चाहते हैं, ठीक है, ये भाषा इधर से उधर हिले नहीं, इसके लिए इसके सिद्धांतों पे चर्चा करके जो पूरा शंका समाधान करके कि ऐसा नहीं ऐसा ही मानना चाहिए, ये जो सारा विषय है ये कहाँ है? महाभाष्यकार ने इसकी चर्चा की है। महाभाष्य में ये सारा विषय आएगा। तो महाभाष्य ने जो काम किया है वो एक तरह से क्या किया है? व्याकरण के परिकर बंध का काम किया है। व्याकरण का जो पूरा विषय है उसको बाढ़ बनाने का काम किया है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं सारस्य संग्रह की प्रधान का संग्रह किया है, प्रधान विषय का संग्रह किया है, तो ये प्रधान विषय का संग्रह किया है, इससे अर्थापत्ति क्या भी निकलती है कि कुछ विषय जो सामान्य ज्ञान के लिए आवश्यक नहीं है, विशेष ज्ञान के लिए ही आवश्यक है, उस विषय को हमने यहाँ पे छुआ नहीं है। वो विषय क्या है? वो महाभाष्यकार के द्वारा किया गया परिकर बंध माने विशेष शंका समाधान
जो व्याकरण सिद्धांतों की सुरक्षा के लिए होता है, रक्षा के लिए होता है, उसको काशिकाकार ने अपने ग्रंथ का विषय नहीं बनाया है। तो इसका मतलब उन्होंने परिकर बंध को छोड़ दिया है ना। तो परिकर बंध को छोड़ना, ये अर्थ कहाँ से प्राप्त हुआ हमें? प्रधान का संग्रह। जो प्रधान शब्द प्रयोग कर दिया ना, सार शब्द किस अर्थ में है? प्रधान अर्थ में। तो प्रधान प्रधान को ले लिया, जो अंतर्वर्ती विषय था उसको ले लिया, बाहर का जो छिलका था उसकी रक्षा के लिए, या बाहर की जो बाढ़ थी उस अंतर्वर्ती विषय की, अंतर्वर्ती सस्य की रक्षा करने के लिए उसको छोड़ दिया है काशिकाकार ने। ठीक है, तो ये हो गया परिकर बंध निरासार्थः प्रधान शब्दस्य ग्रहणम अथवा सार संग्रह शब्दस्य ग्रहणम। पंचिका जो है वो न्यास जहाँ लिखा है हेडिंग के रूप में, शीर्षक के रूप में, वहीं पे काशिका विवरण पंचिका भी लिखा है ना। कल हमने ये बात की भी थी। जिनेंद्र बुद्धि जी ने जो व्याख्यान रचा है उसका नाम वस्तुतः क्या है? काशिका विवरण पंचिका। ठीक है, और उसी को हम अपर नाम न्यास से भी जानते हैं। तो काशिका विवरण पंचिका बहुत बड़ा नाम है, उसी का एक देश प्रयोग कर लिया। ठीक है, पंचिका एक देशों का भी प्रयोग हो जाता है ना, वाक्यों में भी, शब्दों में भी। जैसे देवदत्त को हम केवल देव कह करके या दत्त कह करके पुकार लेते हैं, सत्यभामा को हम केवल भामा कह करके पुकार लेते हैं। तो श्लोक में जो है वो काशिका विवरण पंचिका शब्द के एक देश का प्रयोग कर दिया, पंचिका मात्र का। तो उसका अभिप्राय तो क्या रहेगा? काशिका विवरण पंचिका पूरा का पूरा। तो इसका अर्थ सर्वतः सारमादाय कृता एषा काशिका यथा वृत्तिस्तस्या यथा शक्ति क्रियते पंचिका तथा। वो कह रहे हैं कि जैसे काशिकाकार ने काशिका को कैसे बनाया है? सर्वतः सारम आदाय, सारे शास्त्रों से सार भाग को लेकर के काशिका को बनाया उन्होंने। स्वयं ही बताया ना अभी काशिकाकार ने कि मैंने काशिका को कैसे बनाया है? वृत्ति ग्रंथों से, भाष्य आदि ग्रंथों से सार भाग को ग्रहण करके बनाया है। तो जैसे काशिकाकार ने काशिका को सारे शास्त्रों से सार का संग्रह करके बनाया है, उस तथा उसी प्रकार से तस्याह वृत्ति, उस काशिका की वृत्ति, उस काशिका का फिर से व्याख्यान पंचिका क्रियते यथा, उसका व्याख्यान रूप जो पंचिका है वो मेरे द्वारा यथाशक्ति की जा रही है। जैसा मेरा सामर्थ्य है उसके अनुसार मैं इस पंचिका नामक वृत्ति को बना रहा हूँ, रच रहा हूँ। ठीक है, पची विस्तारे धातु है आपकी, उससे ये शब्द बनता है पंचिका। पद्मंजरीकार का प्रथम श्लोक है, वो भी मंगलाचरण कर रहे हैं पहले। व्यक्त प्रधान पुरुषात्मकम अस्वतंत्रम एतत् समस्तमधितिष्ठति यः स्वतंत्रः तस्मै शिवाय परमाय दशाव्ययाय सांबाय सादरम अयम विहितः प्रणामः। व्यक्त प्रधान पुरुषात्मकम अस्वतंत्रम। व्यक्त शब्द से ये सारा जो व्यक्त जगत है, अभिव्यक्त जगत है, इसका ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, व्यक्त माने संपूर्ण अभिव्यक्त जगत, और प्रधान माने क्या होता है? प्रधान किसको कहते हैं? प्रकृति को कहते हैं, मूल प्रकृति को कहते हैं, माने अभिव्यक्त अनभिव्यक्त जगत, ऐसा आप कह सकते हैं। सत्व रजस तमसात्मक जो प्रकृति है उसको प्रधान शब्द से गृहीत करते हैं। और एक पुरुष, कौन पुरुष? उसको जीवात्मा रूप में ले सकते हैं क्योंकि आगे एक शब्द डाला हुआ है अस्वतंत्रम। तो पहला शब्द आपका क्या हो गया? पहला पद व्यक्त प्रधान पुरुषात्मकम, व्यक्त स्वरूप वाला और अव्यक्त स्वरूप वाला और पुरुष स्वरूप वाला। अस्वतंत्र में तत्, ये जो सारा का सारा अस्वतंत्र है। ठीक है, स्वायत्त नहीं है, परायत्त जो ये सारा का सारा पूर्व उक्त वस्तु है वो एतत् समस्तम अधितिष्ठति यह स्वतंत्रः, इस सारे का जो अधिष्ठाता है, इस सारे का जो एक स्वतंत्र अधिष्ठाता है, वो स्वतंत्र अधिष्ठाता कौन है?
उसको शिव नाम से आगे कह रहे हैं, ठीक है। तस्मै शिवाय, उस शिव के लिए, कल्याणकारी के लिए, परमाय, उस परम सत्ता के लिए, दशाव्ययाय, जो कि सारी की सारी दशाओं में, सारी की सारी अवस्थाओं में अव्यय है, कभी भी विविधता को प्राप्त ना होने वाला है, अपने स्वरूप में अचल अटल अविचल है, उस शिव परमात्मा के लिए। कैसे शिव के लिए? सांबाय, अम्बा सहित शिव के लिए, ठीक है। अम्बा का अर्थ जो है विशेषतः पार्वती प्रसिद्ध है, कुछ जो है वो अम्बा को भगवान शिव की शक्ति के रूप में भी व्याख्यात करते हैं। तो सांबाय, शक्ति सहित जो शिव परमात्मा है उसके लिए सादरम अयम प्रणामः विहितः, आदर सहित ये प्रणाम जो है मेरा विहित है, माने मैं अपना प्रणाम उनको अर्पित करता हूँ। अपने ग्रंथ के आरंभ में हुआ, एक बार फिर से देख लीजिए। व्यक्त प्रधान पुरुषात्मकम अस्वतंत्रम एतत् समस्तम अधितिष्ठति यह स्वतंत्रः। व्यक्त स्वरूप वाले, प्रधान स्वरूप वाले, प्रधान स्वरूप वाले माने अव्यक्त स्वरूप वाले, प्रकृति स्वरूप वाले, और पुरुष स्वरूप वाले, जीवात्मा स्वरूप वाले, ये तीनों ही चीज़ें कैसी हैं? अस्वतंत्र हैं। तो इस अस्वतंत्र जगत का अधिष्ठाता है जो स्वतंत्र, यह स्वतंत्र एतत् समस्तम अस्वतंत्रम अधितिष्ठति, जो एक स्वतंत्र सत्ता इस सारे अस्वतंत्र जगत का क्या कर रही है? अधिष्ठान कर रही है, उसका अधिष्ठाता है, उसका जो है वो धारण कर रही है। तस्मै शिवाय परमाय, वो ऐसी जो परम सत्ता शिव है, जो कि सभी दशाओं में, सभी अवस्थाओं में अव्यय रूप है, कभी भी जो है वो परिणाम को, विकारिता को प्राप्त नहीं होती है, उस परम सत्ता को, सांबाय, शक्ति सहित सत्ता को, अयम सादरम प्रणामः विहितः, ये मेरा सादर प्रणाम विहित है। ठीक हो गया? देखिए अब हम लोग अग्रिम श्लोक देख रहे हैं। स्वं स्वं मनोरथम अवाप्तुम अपेत विघ्नं यस्य प्रसादम अनवाप्य न शक्नुवन्ति पद्मासन प्रभृतयः प्रथमेपि देवास्तद्वस्तु हस्ति मुखमस्तु मयि प्रसन्नम। यस्य प्रसादम अनवाप्य, जिसके प्रसाद को, जिसकी प्रसन्नता को अनवाप्य, न प्राप्त करके, स्वं स्वं मनोरथम अपेत विघ्नम अवाप्तुम न शक्नुवन्ति। स्वं स्वं मनोरथम, अपनी अपनी मनःकामनाओं को, अपनी अपनी इच्छाओं को, कैसी इच्छाओं को? अपेत विघ्नम मनोरथम। अपेत विघ्नम माने अपेताः विघ्नाः यतः तस्मात्, अपेताः विघ्नाः यतः तत् अपेत विघ्नम मनोरथम। हट गए हैं विघ्न जिससे, दूर हो गए हैं विघ्न जिससे, ऐसा जो मनोरथ है। मनोरथ शब्द के लिए विशेषण डाला ये, अपेत विघ्नम मनोरथम। ठीक है, माने जिस मनोरथ में कोई विघ्न नहीं आ रहे हैं, ऐसे मनोरथ को अवाप्तुम न शक्नुवन्ति, प्राप्त करने में नहीं सक्षम होते हैं। कौन? पद्मासन प्रभृतयः प्रथमेपि देवाः। पद्मासनं कस्य वर्तते? ब्रह्मणः वर्तते। पद्मम आसनं यस्य स पद्मासनः ब्रह्मा। तो पद्मासन प्रभृतयः, ब्रह्मा आदि जो प्रथमेपि देवाः, प्रथम शब्द आता है मुख्य को कहने के लिए। मुख्य जो देवता गण हैं वो भी जिसकी प्रसाद के बिना, जिसकी प्रसन्नता के बिना अपने अपने मनोरथ को बिना किसी विघ्न के, बिना किसी कष्ट के प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये एक बात पूरी हो गई यहाँ तक। इस कान में फिर से देख लीजिए। प्रारंभ में हम कर्तृपद को डाल देंगे। पद्मासन प्रभृतयः प्रथमेपि देवाः।
ब्रह्मा आदि जो मुख्य देवता गण भी हैं वो भी यस्य प्रसादम अनवाप्य, जिसके प्रसाद को, जिसकी प्रसन्नता को अनवाप्य बिना प्राप्त किए स्वम स्वम मनोरथम अपेत विघ्नम अवाप्तुम न शक्नुवन्ति, अपनी अपनी मनोकामनाओं को बिना किसी कष्ट के नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तद हस्तिमुखम वस्तु अस्तु मयि प्रसन्नम, वो हस्तिमुख जो वस्तु है, हस्तिमुख जो सत्ता है वो क्या हो, मयि प्रसन्नम अस्तु, मुझ पर भी प्रसन्न हो। ठीक है। हस्तिमुखम वस्तु, गणेश जी की स्तुति कर रहे हैं, हो सकता है गणेश उनके इष्ट रहे होंगे। तो हस्तिमुखम वस्तु, वैसे तो हस्तिमुखः होना चाहिए, हस्तिमुखम इव मुखम यस्य स हस्तिमुखः गणेशः, लेकिन अन्य पदार्थ के रूप में इन्होंने वस्तु शब्द का प्रयोग किया ना, हस्तिमुखम वस्तु, तो इसलिए नपुंसकलिंग सुनाई पड़ रहा है आपको। हस्तिमुखम इव मुखम यस्य तद हस्तिमुखम वस्तु, हस्तिमुख के समान मुख है जिसका, वो कौन हो गए, हस्तिमुख वस्तु हो गई। ठीक है। वस्तु शब्द संस्कृत लिंग में नपुंसक लिंग है, तो हस्तिमुखम भी कैसा सुनाई पड़ रहा है, नपुंसक लिंग सुनाई पड़ रहा है। हो गया ये श्लोक। ब्रह्मा आदि मुख्य देवता भी जिसके प्रसाद के बिना, जिसकी प्रसन्नता के बिना अपने अपने मनोरथों को बिना किसी कष्ट के प्राप्त नहीं कर सकते, और जब ब्रह्मा आदि ही नहीं प्राप्त कर सकते जिसके कृपा दृष्टि के बिना अपने अपने मनोरथों को, तो हम जैसे लोगों की तो गणना ही क्या है, पद्मंजरीकार ऐसा कहना चाहते हैं। तो इसलिए मैं भी जो है वो हस्तिमुख की स्तुति कर रहा हूँ कि वो मुझ पर प्रसन्न हो, जिससे मेरा भी मनोरथ जो है वो बिना किसी कष्ट के पूर्ण हो जाए। ठीक है। आगे कहते हैं, तातम पद्म कुमाराख्यम प्रणम्य अम्बाम श्रियम तथा ज्येष्ठम चाग्नि कुमाराख्यम आचार्यम अपराजितम। और क्या करके मैं जो है वो इस व्याख्या को प्रारंभ कर रहा हूँ, तो कहते हैं तातम पद्म कुमाराख्यम प्रणम्य, पद्म कुमार नाम वाले, पद्म कुमार आख्या यस्य तम पद्म कुमाराख्यम तातम, पद्म कुमार नाम वाले तात को, पद्म कुमार आख्या यस्य स पद्म कुमाराख्य तम पद्म कुमाराख्यम तातम, पद्म कुमार नाम वाले जो मेरे पिताश्री हैं उनको प्रणम्य प्रणाम करके, अम्बाम श्रियम तथा, और जो श्री नाम वाली मेरी माता जी हैं उनको प्रणाम करके, ज्येष्ठम च अग्नि कुमाराख्यम, और अग्नि कुमार नाम वाले ज्येष्ठ भ्राता को प्रणाम करके, आचार्यम अपराजितम, और अपराजित जो मेरे आचार्य हैं, अब वो अपराजित उनका नाम भी हो सकता है, उनका विशेषण भी हो सकता है ना, अपराजित जो मेरे आचार्य हैं उनको प्रणाम करके। हो गया। इस श्लोक का इतना ही अर्थ है, आगे अन्वय हो जाएगा कि मैं अपनी वृत्ति को प्रारंभ कर रहा हूँ।